हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज यू शेयर विद राहुल पर। आज मैं लेकर आया हूँ सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी यानी विषय अभिक्षमता के 25 प्रश्न जो कि एमएड एंट्रेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप ये देख रहे होंगे इसमें एमएड एंट्रेंस टेस्ट में जो विषय अभिक्षमता है उसके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके 50 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ। इसके बाद जो आगे के 50 क्वेश्चन है वो मैं 25-25 क्वेश्चन में 2 वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये 2021 का प्रीवियस पेपर है एमएड एंट्रेंस का, तीसरी यूनिवर्सिटी का। बात करते हैं प्रश्न दोस्त पहले प्रश्न की, जो कि 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसने पाठ्य निर्माण का प्रतिमान विकसित नहीं किया है? ठीक है, देख लेते हैं। राल्फ टायलर ने किया है, विकिस मैकटिगे ने किया है, विलियम डॉल ने किया है, बट स्किनर ने नहीं किया। ये क्या है? इन्होंने क्या दी थी? लर्निंग थ्योरी दी थी। वो भी कौन सी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में बात करेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इन्होंने चूहे और कबूतर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। साथ साथ इन्होंने इसी कंसेप्ट में पुनर्बलन की बात की है। पुनर्बलन की बात की है, जिसे और तब ये भी बताया कि 2 प्रकार का पुनर्बलन होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, दूसरा क्या है? नकारात्मक। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन में प्रयुक्त अधिगम सिद्धांत का संप्रदाय क्या कहलाता है? अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो आंसर होगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो व्यवहारवाद की प्रतिपादक जेपी वॉटसन को माना जाता है। जेपी वॉटसन। जेपी वॉटसन को माना जाता है। ओके, संज्ञानवाद बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस पे जोड़ देता है। ओके, अगर हम संरचनावाद नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है रचनावाद। तो रचनावाद क्या करता है? वो बच्चे को एक्टिव करता है कि बच्चे को एक्टिविटी करने हेतु प्रोत्साहित करता है कि एक्सपेरिमेंट करे, उसे पूरी आज़ादी दी जाती है ना। इसमें टीचर केवल फैसिलिटेटर होता है। ओके, और एक और चीज बता दूं, जो हमारा एनसीएफ 2000 वाला है, जो वो रचनावाद पर आधारित है। एनसीएफ 2005 वाला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 वो रचनावाद पर आधारित है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या संरचनात्मक मूल्यांकन का एक लक्ष्य है? संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि हिंदी में बोलेंगे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि अगर जो क्लास में आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं या क्लास टेस्ट हो रहा है, जो भी है, ठीक है, वो आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, जो समय समय पर होता रहता है। क्लियर है? ये क्या करता है? विद्यार्थी की उपलब्धि पर निगरानी रखता है कि विद्यार्थी ने कितना अचीव किया है ना। जैसे आपने कोई कंटेंट पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ाया है, तो बच्चे ने कितने परसेंट या किस हद तक उस चैप्टर को मतलब कि सही से अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 203। प्रक्षेपी आकलन प्रविधियां मुख्यतः किसके मापन के लिए उपयोग में लाई जाती है? प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक। ये बेसिकली पर्सनैलिटी को मापने के लिए की जाती है। पर्सनैलिटी को मापने के लिए की जाती है। कुछ पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, जैसे टीएटी, इसकी फुल फॉर्म देख के जाना दोस्तों। थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट, ये पर्सनैलिटी को मापता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाती है एग्जाम में। इसके बाद एक होता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, यानी वाक्य पूर्ति, अगर हिंदी में बात करें, वाक्य पूर्ति परीक्षण।
वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। एक होता है रोडसा, इंक ब्लोट वाला परीक्षण है ये, रोडसा परीक्षण। ये भी क्या होता है, ये भी पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड मतलब वो क्षमताएं जो हमारे इनहेरेंट होती है, इनबिल्ड होती है, ठीक है। जैसे किसी को कार चलाने की इतना स्किल है कि वो ऐसा लगता है कि वो इनके उसके एप्टीट्यूड में ही है, यानी वो रेसिंग रेसिंग कर सकता है। जैसे सचिन है, क्रिकेट उनके इनबिल्ड ही प्रतीत होता है, वो तो बस बना ही क्रिकेट के लिए, तो वो उसका एप्टीट्यूड होता है। बहुत से जो एजुकेशनिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है इसे जन्मजात मानते हैं, कुछ नहीं मानते भी, है ना। इसके अगर मैं टेस्ट की बात कर लूँ, वो तो बेसिकली आप जानते ही, जैसे मैट है, एक मैट टेस्ट होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको ये मैट का एग्जाम देना होता है, जिससे आप वे ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर मैनेजमेंट के क्या एप्टीट्यूड है, कितना एप्टीट्यूड है। इसका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 204 क्वेश्चन है आईक्यू का। आईक्यू में शायद पिछली बार भी बता चुका हूँ थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसकी समान शारीरिक या मानसिक आयु है, उसकी बुद्धि लब्धि निम्नलिखित में से क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों, फॉर्मूला आपको बताया था, आईक्यू बराबर होता है जी आपका मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज बटे 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ये दिया था आपका, ये देने वाले थे टर्मन जी ने दिया था 1916 में फॉर्मूला। तो इसकी एज निकाले हम, तो आपकी शारीरिक और मानसिक आयु सेम है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 50, 25, 30 जो भी है। तो हमने 30 एज मान लिया आपकी मेंटल एज, और 30 मान ली क्रोनोलॉजिकल एज, बटे 100 कर दिया। तो क्या आया निकल गए, यानी उसकी आईक्यू क्या है, 100 है। क्लियर। अगर देखते हैं, बात करते हैं इसकी कि अगर मेंटल एज ज्यादा है या एम ए ज्यादा है सी ए से, तो आपका स्कोर आएगा अबव एवरेज, यानी कि आपकी 100 पे एवरेज मान जाती है। तो अगर मेंटल एज ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो यहाँ अबव एवरेज आएगी आपकी आईक्यू, यानी 100 से प्लस ही आएगी। अगर एम ए कम है सी ए से, तो क्या आएगी, बिलो एवरेज आएगी, 100 से कम आएगी, बिलो एवरेज। और एम ए इक्वल टू बराबर है सी ए के, तो आपकी एवरेज आएगी, आईक्यू एवरेज आनी है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम और जाने कि जो मानसिक आय को जो संपड़ते हैं, यानी कंसेप्ट है, स्टार्टिंग की अब थोड़ी गड़बड़ है, फिर मैनेज करता हूँ। मानसिक आयु है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एल्फ्रेड बिने ने दिया था, एल्फ्रेड बिने, ठीक है ना, बिने, इंग्लिश में से बोलते हैं BINET, एल्फ्रेड बिने। इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट माना जाता है, कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लियर दोस्तों। बात करें आईक्यू की, क्योंकि आईक्यू का फॉर्मूला तो आपके टर्म ने दिया, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था 1912 में आपके विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न जी ने दिया था, ठीक है। क्लियर होगा आई होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकलन में विद्यार्थी उपलब्धि को अन्य विद्यार्थी उपलब्धि से तुलना करके प्रदर्शित किया जाता है। यानी यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो बच्चों के, मतलब क्लास में जितने बच्चे होंगे तो कंपेयर करके ही उनको हम एक क्रम में लगा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लगा सकते हैं।
तो वहां पे हम करते हैं मानक संदर्भित परीक्षण यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं एनआरटी, और इसके ऊपर है जी आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी एसीआरटी। दोनों में बेसिकली अंतर ये है, इसमें हम बच्चों के बीच कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें 100% स्कोर चाहिए, सिलेबस पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर हम टेस्ट लेते हैं तो 30% लाने वाला बच्चा भी फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा है ना, उसके 100% बच्चों में से सबसे ज्यादा है। उसके कितना है सबसे ज्यादा? 30% बस, यानी कि 100 क्वेश्चन थे तो 30 किए, तो उसे पाकर भी वो फर्स्ट आ गया। क्लियर है? अब सीआरटी की बात करो, सीआरटी में क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है सर कि 60% लाओगे तभी आप पास होंगे, या तभी आप फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करोगे, वरना तो नहीं करोगे। जैसे आप सीटेट में देखते हो, सीटेट आपका 90 पे उसने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे आपको, तभी आप पास करेंगे जनरल कैटेगरी में, और तो अन्य भी है। तो अगर आपको 90 लाना ही होगा तभी आप पास करेंगे। यहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या है, आप 30% पाकर भी 30% पाकर फर्स्ट आ जाएंगे, मतलब कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे 89 हो गया तब भी आप पास नहीं होंगे। सीधी सी बात, ये पूरा ओवरऑल सिलेबस को कवर करने की कोशिश करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ 206 पे, एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति का मापन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस उपकरण की सहायता लेंगे? अगर व्यक्ति की अभिव्यक्ति यानी कि हमको क्या मापना है? एटीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड मापना है। तो एक एटीट्यूड के बारे में हम जान लेते हैं। एटीट्यूड होता है किसी चीज को समझने का नजरिया, या किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, ठीक है। उसको हम दो क्राइटेरिया में नहीं माप सकते कि उसका एटीट्यूड है बिल्कुल सही है या बिल्कुल खराब है, नहीं मान सकते। बीच में वेरिएशन भी रहेगा कि भाई एक्सीलेंट है, या फिर ठीक ठाक है, या फिर एवरेज है, या फिर एवरेज से कम है, ज्यादा ठीक नहीं है, इस तरह से। तो वहां पे हम लिकर्ट स्केल को यूज करते हैं। ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, यानी कि इसमें 5 रेटिंग स्केल होती है। जैसे मान को चलो किस एटीट्यूड है, मान के चलो हमने कहा लो है, एक ने कहा कि भैया ठीक है एवरेज है, एक ने कहा कि भैया बिलो एवरेज है, यानी कि एवरेज से थोड़ा कम है, एटीट्यूड उसका बिलो एवरेज है, एवरेज से भी कम ठीक है। एक ने कहा कि चलो एक्सीलेंट तो नहीं है, क्योंकि एक्सीलेंट पा जाता है, पांचवा एक्सीलेंट तो नहीं है लेकिन एवरेज से ऊपर है, मतलब सामान्य से ऊपर है, तो ए है अबव एवरेज, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, लिकर्ट स्केल। इसके अलावा अगर नॉमिनल की बात करें तो बेसिकली वो नाम वगैरह पर ही जैसे फोर्स करता है, नाम, स्थान, प्लेस, इनको मेजर करता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, किसी चीज को ऑर्डर लगाना, यानी वर्गीकृत करना। जैसे हमने ऊपर देखा था एनआरटी, नॉर्म क्राइटेरियन टेस्ट, वो क्या करता था, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ पे केवल ऑर्डिनल स्केल का वहां यूज होता है। इसके बाद इंटरवल है, इंटरवल में भी यही काम हो रहा है, लेकिन वो एक वस्तु जैसे कि 1.5 से फिर आगे क्या है, जैसे कि हम सीरीज करते हैं ना, सीक्वेंस लगाते हैं, 1.5 के बाद इतना ही स्पेस करूंगे तो 3.0 आ जाएगा, फिर 4.5 आ जाएगा। तो ऐसी वस्तु को मेजर करते हैं जहाँ पॉइंट का भी यूज होता है ना। क्लियर है? यहाँ पे ऑर्डिनल में पॉइंट में नहीं आएगा, वहां पे 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्याएं बनेगी, इस तरह से मेजरमेंट डाटा मिलेगा आपको। इसके बाद सबसे इनका चौथा होता है रेशियो स्केल, जो सबसे अच्छा है और सबसे कहना प्योर है। सबसे पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, देन रेशियो स्केल, जो सबसे इसमें शुद्ध होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में उच्चतम स्तर का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर संज्ञानात्मक पक्ष की बात करता है तो उच्चतम स्तर क्या है आपका? मूल्यांकन होगा, इवेल्युएशन, ठीक है। अगर ये
ये आया आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया गया, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक, सबसे पहले उसमें आता है जी आपका नॉलेज। नॉलेज आएगा, नॉलेज, नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग, 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 चलो जी। इसके बाद जब बच्चा किसी ज्ञान को प्राप्त करता है, नॉलेज में आएगा, उसे समझता है, अंडरस्टैंडिंग में आएगा, उसे अप्लाई करता है अपने जीवन में, यानी कि वास्तविक जगत में, तो उसे अप्लाई करना कर जाता है। फिर अप्लाई करने के बाद वो उसे एनालिसिस करेगा कि भाई ठीक भी है, ठीक है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद उसके और परतों को खोजबीन करता है, तो सिंथेसाइज करता है। देन जाके क्या होता है, उसका इवैल्यूएशन कर पाता है कि किस हद तक उपयुक्त है या नहीं। ठीक, तो सबसे संज्ञान पक्ष के उच्चतम स्कोर स्तर का क्या होगा, इवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा, कोग्निटिव डोमेन भी आता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी है, ये कोग्निटिव डोमेन भी इसके ही है, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भविष्य की उपलब्धि के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। किसका करेंगे दोस्तों, अभियोगिता परीक्षण का। पिछली बार में बताया मैं आपको, अगर किसी के भविष्य के संबंध में आपको भविष्यवाणी करनी है, तो बच्चे का आपको एप्टीट्यूड पता होना चाहिए कि कोई बच्चा भाई जन्म से फुटबॉल खेल रहा है, अच्छा है, और उसकी रुचि भी है उसमें, यानी उसमें फुटबॉल से संबंधित एप्टीट्यूड है, और वो फुटबॉल में अपना भविष्य कैरियर बना सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभियोगिता, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन का बेसिकली निर्णय लेना होता है, मूल्यांकन करना है, यानी उसके बारे में कुछ जजमेंट करना है, डिसीजन लेना, सीधी सी बात है। जैसे फॉर्मेटिव, जो समेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन, ठीक है, उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि बच्चा, जो हमने पिछली कक्षा का पूरा सिलेबस है वो पढ़ाया उसे, उसने उसमें से कितना अचीव किया है ना, कितना अचीव किया, अचीवमेंट के आधार पर उसे हम ये डिसीजन लेंगे कि वो अगली कक्षा में उसे प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 210, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से इसकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो देख लेते हैं, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ होना चाहिए, भाई विशेषज्ञ की जरूरत है, शिक्षा बोर्ड भी होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टाफ भी होना चाहिए। तो प्रोफेशनल स्टाफ यानी जो कैरिकुलम डेवलपमेंट से संबंधित स्किल्ड है, ठीक है, और अभिभावक भी होने चाहिए, और विद्यार्थी तो वही सेंटर में है ही। तो इसके चारों ऑप्शन ठीक है, यानी डी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 211 पे, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन का क्या कार्य है, भाई वो अनुदेशात्मक कार्य भी करेगा, गैर अनुदेशनात्मक कार्य भी करेगा, यानी कि दोनों करेगा। आंसर है सी। स्कूल प्रशासन वो होता है जो स्कूल से संबंधित नियम बनाता है, टाइम टेबल फिक्स करता है, पेपर का समय निश्चित करता है, ठीक है, और प्रबंधन जो यानी मैनेजमेंट है उसे लागू करता है, अप्लाई करता है स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 212, जब शक्तियां केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, इस प्रकार के प्रशासन निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो केंद्रीकृत कहते हैं। जब एक ही हाथ में होगा तो केंद्रीकृत कहा जाएगा। जैसे इंडिया तो विकेंद्रीकृत है भाई, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत से हैं, जैसे चाइना हुआ, एंड देन उत्तर कोरिया हुआ, वहां पे जो जो पावर है एक बंदे के हाथ में, वो सेंट्रलाइज व्यवस्था है ना, ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 213, जब परामर्शदाता स्कूल में जॉब फेयर का आयोजन करता है तो वह किस प्रकार की मार्गदर्शन सेवा करता है। तो करेगा शैक्षिक नियोजन की। आंसर सी होगा। कैरियर की सूचना
केवल नहीं देता कैटेगरी सूचना तो हम टेलीविजन पे या पोस्टर लगा के भी दे सकते हैं, लेकिन उससे बच्चे को का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी इस बारे में उसकी है ना समझ विकसित नहीं होगी। काउंसलर का काम ये होता है कि बच्चे को जितने उसके पास संसाधन उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर उसके मैक्सिमम आउटकम उसे प्राप्त हो, ऐसी उसे एडवाइस देना, ऐसे उसकी काउंसलिंग करना, काउंसलिंग गाइडेंस जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। और ये मुझे लगता है कि प्रत्येक स्कूल या कॉलेज में, कॉलेज तो जो भी है हायर लेवल हो गया, यानी 12वीं तक के स्कूल में काउंसलर होना ही चाहिए कि वो बच्चों को गाइडेंस कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बच्चे के घर परिवार में पढ़े लिखे माँ बाप या रिश्तेदार या बड़े भाई बहन नहीं होते हैं, तो उन्हें दिक्कत रहती है, वो स्ट्रगल करते हैं लगातार। जहाँ जिस जिस कार्य को 4 साल में कर सकते थे, 1 साल में कर सकते थे, वहां पर उन्हें 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, है ना। दिक्कत क्या है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे का बेस मजबूत नहीं होता है, तो वो उसे आगे जीवन में स्ट्रगल ही करना होता है ना। नेक्स्ट चलेंगे। 214, एक संस्थागत नेता के लिए सबसे उपयुक्त विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रेरित विशेषण तो होगा नहीं, तानाशाह तो नाम नहीं है, अधिकारी भी नहीं होगा, अधिकारी नहीं होना चाहिए, ना तानाशाह होना चाहिए, प्रेरणादायक होगा। एक नेता को प्रेरणादायक यानी कि इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, इंस्पायरेशनल भी कह सकते हैं। ठीक, 215 पे, आमने सामने और ऑनलाइन सीखने के संयोजन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैसे जानते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अधिगम। ठीक है, इसमें क्या क्या है, जैसे हम ट्रेडिशनल हमारा जो मेथड है वो आमने सामने के लिए पढ़ने का है। इसके बाद क्या है, ट्रेडिशनल में क्या है कि क्लासरूम में चैप्टर पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, देन उसके बाद उसे बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है घर के लिए। लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है, अब उसे चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, यानी घर पर पढ़े कहीं पढ़े उसकी मर्जी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है काफी। देन जब वो कक्षा में आएगा, कक्षा में क्या करेगा, वो उस चैप्टर पर डिस्कस करेगा, वार्ता करेगा, है ना, विमर्श करेगा इसके साथ, क्लास के बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ। फ्लिप्ड क्लासरूम भी यही है ना, ये ब्लेंडेड लर्निंग का एक टाइप होता है। क्लियर, इसमें वही ट्रेडिशनल मेथड और तुम्हारा अब वर्तमान मेथड को यानी ऑनलाइन मेथड को उल्टा कर दिया है। पहले क्या था, वही अब जो मैं बता रहा हूँ, क्लास में पढ़ाया चैप्टर घर पे होमवर्क दे दिया, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या है, जो होमवर्क है जो होमवर्क है दिया था उसको तो क्लास में ले आए, जो क्लास की बातें हैं, जो क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाना था उसे घर पे करने के लिए दे दिया ऑनलाइन वीडियो के द्वारा, लेक्चर के द्वारा। ठीक है ना, वही फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ओपन लर्निंग तो पता ही है, जो आपका ओपन यहाँ में लिखा है, देखो ये इंग्लिश हिंदी में भी गड़बड़ होता है दोस्तों, जब भी पेपर करो तो एक बार इंग्लिश के वर्ड जरूर देखना, क्योंकि इंग्लिश को ही सही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन के चक्कर में बहुत लोग गड़बड़ हुआ था, आंसर गलत हो गया था। ठीक है, तो ओपन लर्निंग क्या होती है आपकी, ओपन लर्निंग क्या होती है, जो जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वे अपना कुछ क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से देती है ना, वीडियो के माध्यम से, और कुछ होता है कि स्टडी मटेरियल भेज देते हैं, स्टडी मटेरियल भेज देते हैं, तो ओपन लर्निंग हो गई। ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग है आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इसके साथ साथ विकिपीडिया देखते हैं और अन्य सोर्सों से जानकारी लेते हैं, तो ई लर्निंग हो गया। नेक्स्ट चलेंगे 216 पे, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अवलोकन, अंतर्दर्शन के अध्ययन, नैदानिक, अच्छा अंतर्दर्शन हो गया, इंट्रोस्पेक्शन राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले इंसाइट में जाके देखते थे मनोविज्ञान में, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? ठीक है, देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि किसने दिया था, स्किनर ने। सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर ने दिया, ठीक है। सीखने का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कर्टलेवी ने दिया था, ठीक है। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ओके। इंसाइट
थ्योरी की बात कर रहा है, कोहली और कोफका ने दिया था। ठीक है, तो आंसर इसमें गलत कौन सा है? पहला। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है? वास्तविकता यानी रियल ग्राउंड में कौन जाकर बात करता है? तथ्य मीमांसा करती है। ठीक है, तथ्य मीमांसा करती है। ऐसी ज्ञान मीमांसा हुई, वो ज्ञान को जानने के लिए फोकस करती है कि ज्ञान है उसे सही से जानो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, मूल्य मीमांसा भी ऐसी है कि वो मूल्य पर आधारित है, मूल्य को आरोपित करने के लिए फोकस करती है। 19वां, निम्नलिखित में कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित है? यानी कि आइटम एनालिसिस। आइटम क्या होता है पहले समझिए। जब हम टेस्ट का निर्माण करते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें प्रश्न होते हैं, प्रश्न को हम क्या बोलते हैं? आइटम। ठीक है, उसको ही आइटम कहते हैं। तो टेस्ट का बेसिकली ये फंडा होता है कि जैसे कि कंपटीशन टेस्ट हो गया, उन्होंने क्या बनाया, 1000 क्वेश्चन होना, 1000 बच्चे हैं, उन्हें लेना 50 को ही है। ठीक है, तो टेस्ट के द्वारा वो उन्हें डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो आइटम ऐसा होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्षमता पावर रखता हो। तो इंडेक्स में, सूचकांक में उसके डिस्क्रिमिनेट पावर को चेक करते हैं। ठीक है, और आइटम डिफिकल्टी में क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होगा उतना वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। क्लियर है? तो दोनों चेक करते हैं। फिर दोनों चेक करने के बाद उनकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि ये बराबर एक जैसे स्कोर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या बराबर वेरिएंस आ रहा है उनके बीच में। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम सभी संबंधित है आइटम एनालिसिस से। आगे चलेंगे। 220, शिक्षा व्यक्ति में मौजूद और पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो कथन स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, अगर मदन, अच्छा वो तो नहीं है, चलो आगे चलते हैं। परिभाषा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि ये आती है भाई, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फुल पूछी थी, आसान है। बात कर लेते हैं इसके, अगर स्टैब्लिश कब हुई ये हुई थी 1953 में, और ये 1956 में इसे एक्ट के द्वारा पारित करके संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। अब वैसे एग्जाम में आ जाता तो आप 1956 ही लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? और कार्य क्या करता है ये? जैसे विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो, महाविद्यालय, उन्हें मान्यता देता है, उन्हें अनुदान प्रदान करता है अपने विकास के लिए, कि शिक्षा को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिफारिश करता है, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए अप्रोच उन्हें बताता है कि इस पाठ्यक्रम निर्माण पर भी अप्रोच भी करता है। देन संबंधित नियम बनाता है, करता है संबंधित नियम का निर्माण करता है। तो यूजीसी का ये काम कार्य है। आगे चलिए। जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो ये डाइट है दोस्तों, डाइट के फॉर्म देख लेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है, कर लेना, लिखने में दिक्कत आ रही है। फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, इसके ये कार्य क्या है इसका? जिला स्तर पर क्या करता है? प्राइमरी स्तर पर कोर्स करता है। क्या है? प्राइमरी स्तर, यानी कि 1st to 5th, इसमें ये प्री सर्विस
प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों पर फोकस करता है। यानी कि जो शिक्षक बनते हैं उनको भी ट्रेनिंग देता है, बन रहे हैं जो सेवारत टीचर है उनको भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है उनके डेवलपमेंट के लिए, है ना। चाहे वो सेमिनार के द्वारा करे, कोई वर्कशॉप कराए, इसके द्वारा नई नई चीजों से उन्हें अवगत कराने का कार्य डाइट का है। एनसीईआरटी क्या करते हैं, एनसीईआरटी या एससीईआरटी ये करिकुलम डेवलपमेंट का कार्य करते हैं, इस लेवल तक 12th तक करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पाठ्यक्रम विकास के मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित में से इसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन को, विद्यार्थी की आवश्यकता बिल्कुल नेगेटिव देखनी पड़ेगी, उनकी योग्यता एबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, रुचि भी देखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, चारों सही, इसमें क्या है, चारों आंसर सही है। तो विश्व हो गया। सांस्कृतिक अंतराल के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है, तो आपके ओवन साहब। सांस्कृतिक अंतराल यानी कल्चरल लैग, कल्चरल लैग इनकी एक किताब थी जो कि सोशल चेंज का नाम था। ठीक है, इसमें उन्होंने कल्चरल लैग जैसी अवधारणा प्रस्तुत की थी। कल्चरल लैग बेसिकली ये होता है, जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ले लो कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है, काफी विकास भी हुआ है भाई, आज चांद पर भी पहुंच गए हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रहा है, बहुत सारे देशों तो बहुत आगे है। लेकिन क्या है, अभी तक औद्योगिकरण तो हो गया लेकिन मानसिकरण नहीं हुआ है। मानसिकता भी वही धर्म, जाति, समाज, ऊंच नीच पर अभी टिका हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ गए लेकिन अभी कल्चरल में आगे नहीं बढ़ पाए। तो जो बीच का लैग है ना, उसे कल्चरल लैग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सामाजिक रणनीतिक प्रक्रिया में शामिल है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सामाजिक रणनीतिक प्रक्रिया शामिल है, आत्मसात्करण नहीं है, पहचान नहीं है, कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और आपकी इच्छा है ना, तो वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।